एंड ऐसा होता है कि एक सिंगल स्टेटमेंट पे आपका पूरा आंसर रिलाई करता है। 1970 के बाद अभी तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन होने लगा तब तो अपोजिशन को कोई एमपी बचेगा ही नहीं। कि यूपीएससी में जब कभी कभी टफ स्टेटमेंट्स फ्रेम होते हैं तो वहां पे ऑप्शंस बहुत इजी फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2018 से रिलेटेड टू लीडर ऑफ अपोजिशन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पर्पस क्या है, ये दिखाना कि यूपीएससी में जब कभी कभी टफ स्टेटमेंट्स फ्रेम होते हैं तो वहां पे ऑप्शंस बहुत इजी फ्रेम होते हैं। एंड ऐसा होता है कि एक सिंगल स्टेटमेंट पे आपका पूरा आंसर रिलाई करता है। सो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट आपको ऐसे मिले जहां से इजीली आंसर आपका निकल जाएगा। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो फर्स्ट लोकसभा थी उसमें जो अपोजिशन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी दैट वाज द स्वतंत्र पार्टी। हो सकता है आपको नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि जब लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था 1969 में। दिस ऑल्सो यू मे नोट नो। थर्ड कह रहा है कि लोकसभा में अगर किसी पार्टी के पास मिनिमम 75 ऑफ द मेंबर्स नहीं होते हैं तो उसके लीडर को एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। अब देखो, पहली और दूसरी स्टेटमेंट्स हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन बाई एंड लार्ज ये नंबर आपको हिट कर सकता है 75। बिकॉज अभी तक जब आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो हमने पीछे भी देखा कि जैसे सीटिंग ऑफ हाउस वगैरह की भी बात करते हैं तब हम कोरम डिस्कस करते हैं कि किसी भी हाउस की सीटिंग को प्रोसीड करने के लिए स्पीकर इंश्योर करता है कि कोरम मेंटेन होना चाहिए। और कोरम क्या होता है? 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब देखो ये 75 नंबर्स अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 है करंट सीट्स और इसका 10% कितना बनता है? अराउंड 55। तो ये 75 नंबर है, ये 55 से काफी ज्यादा है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि क्या मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट बाय एंड लार्ज हम कोरम को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे एंड कह सकते थे कि 75 नंबर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जब भी होती है किसी स्टेटमेंट में तो थोड़े से रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज यूपीएससी में क्या किया जाता है कि जो फैक्चुअल नंबर्स हैं उनको चेंज करा जाता है समटाइम्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो सकती थी एज पर मिनिमम नॉलेज एंड यू कैन रीच टू द आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट्स 3 को अगर हम एलिमिनेट करें तो यू कुड रीच टू द आंसर बी। ठीक है, हो गया। अब देखो अगर हम पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें फॉर द फ्यूचर एग्जाम। देखो पहली बात तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी अपोजिशन में वो स्वतंत्र पार्टी नहीं थी। स्वतंत्र पार्टी तो 59 में बनी है। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी फर्स्ट लोकसभा में विद 16 सीट्स ओनली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था 1969 में। दो जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है वो 1977 में मिला है, बट कह सकते हैं कि कन्वेंशनली रिकॉग्निशन 1969 में हो चुका था जब राम सुभाष सिंह उनको एज ए फर्स्ट अपोजिशन लीडर रिकॉग्नाइज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है उसके मिनिमम 10% सीट्स उसके पास होनी चाहिए और उसके बाद फिर जो उसका लीडर है उसको एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछती हूँ। क्या ये 10% लिमिट है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन्ड नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि ये जो 10% की लिमिट है जो अभी हम बात कर रहे थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है। देन फिर ये कहाँ लिखी है? क्या ये जो हमने बात करी कि 1977 में लीडर ऑफ अपोजिशन को एक तरह से स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया वाया सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। तो क्या वहां पे ये 10% लिमिट मेंशन्ड है? नो, वहां पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग लीडर ऑफ अपोजिशन की जो डेफिनेशन है उसमें भी ये 1/10 सीट्स वाली बात कहीं पे भी नहीं की गई है। उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसकी चाहे तो कितने भी मेंबर्स रहे हों उसका जो लीडर होगा उसको एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा। और ये कौन रिकॉग्नाइज करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को? अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर एंड राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब देखो मावलांकर रूल आता है एक, ये हमारे फर्स्ट स्पीकर थे। उन्होंने 1956 में एक तरह से कुछ डायरेक्शंस दी थी कि पर्टिकुलर जैसे पार्टीज या ग्रुप्स हैं उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी लाइक रूम्स वगैरह। तो उसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी थी कि उस पर्टिकुलर पार्टी या ग्रुप के पास एटलीस्ट कोरम की इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना। और उन्हीं डायरेक्शंस के बेस्ड पे ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो क्राइटेरिया है 10% वाला वो भी फॉलो होने लगा। इस 10% क्राइटेरिया को मावलांकर रूल बोला जाने लगा। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से बात करें कि लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन 1969 में मिल गया, लेकिन जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है वो 1977 में मिला वाई दिस एक्ट। एंड
इनका जो रैंक है लीडर ऑफ अपोजिशन की वो क्या होती है, देखो लीडर ऑफ अपोजिशन की रैंक है ना कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होती है। मींस उनको जो सैलरीज एंड अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल मिलते हैं। और जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो उसमें भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका काफी हाई प्रेसिडेंस है। वो सीजीआई से तो कम होते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनसे हायर रैंक पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्वलेंट रैंक पे हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका और रोल क्या होता है, जैसे जो सिलेक्शन कमिटीज हैं, लोकपाल हो गया, विजिलेंस कमीशन हो गया, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, सीबीआई डायरेक्टर, और रिसेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनती है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का काफी अहम रोल होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं फॉर द फ्यूचर एग्जाम। अब देखो लीडर ऑफ अपोजिशन हमने डिस्कस कर लिया। अब एक होता है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? देखो पहली बात तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे जो रूल्स है ना, रूल्स में मेंशन किया गया है अबाउट द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ पे है? स्टैट्यूटरी एक्ट हो गया उसमें मेंशन्ड है, लेकिन लीडर ऑफ हाउस का मेंशन कहाँ पे है? रूल्स ऑफ द हाउसेज में। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब जैसे दोनों हाउसेज के रूल्स के हिसाब से दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ द हाउस होंगे। लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस कौन होंगे? अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के ही मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली ही विल बी द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा। लेकिन मान लो प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करेंगे किसी एक मिनिस्टर को जो लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस का काम करेगा। ठीक है, पीएम मतलब जिस भी हाउस के मेंबर होंगे ना उस हाउस में वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाएंगे और अब दूसरे हाउस में वो अपॉइंट कर देंगे अपने एंड से किसी एक मिनिस्टर को। ठीक है, लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो कौन रिकॉग्नाइज करता है? स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं उसको। ठीक है, अब राज्यसभा में डेफिनेटली किसी एक मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देंगे अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब दोनों को कंपैरिजन में 2 पॉइंट्स तो कंपेयर हो गए हैं। थर्ड है स्टेटस। लीडर ऑफ द हाउस ऑब्वियसली मिनिस्टर होते हैं तो कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ द कैबिनेट है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते, लेकिन उनकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होती है। लीडर ऑफ हाउस का मेन रोल क्या होता है कि गवर्नमेंट के बिजनेस को डायरेक्ट करना, स्पीकर के साथ कोऑर्डिनेट करना एटसेट्रा। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एक तरह से ब्रिटेन में जो आइडिया है ना कि शैडो कैबिनेट और शैडो पीएम एटसेट्रा, तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग लीडर ऑफ अपोजिशन एक तरह से शैडो पीएम होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का काम करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना और स्क्रूटिनाइज करना एटसेट्रा। ठीक है, अब एक चीज और है विप। विप क्या होती है? देखो किसी भी हाउस में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो अपना अपना विप असाइन करती हैं। विप बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर पार्टी के जो मेंबर्स है ना उनके एक्शंस को रेगुलेट करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे वोटिंग है तो वोटिंग वाले दिन इंश्योर किया जाता है कि जैसे पर्टिकुलर पार्टी के सारे मेंबर्स अवेलेबल हो। ठीक है, और वो किस तरीके से वोट कर रहे हैं एटसेट्रा वो भी विप के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि विप एक कन्वेंशन है, इसका मेंशन ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही लॉज में है, ना ही रूल्स में है। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो बार बार क्वेश्चंस में फ्रेम होती हैं। लाइक विप आपका कन्वेंशन है। 10% लिमिट ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये भी कन्वेंशन है और इसको मावलांकर रूल भी बोला जाता है। और अगर हम लीडर ऑफ द हाउस की बात करें तो वो रूल्स में है। ठीक है, तो कौन सी चीज रूल्स में है, कौन सी स्टैट्यूटरी एक्ट में है और कौन सी जस्ट कन्वेंशन है, ये चीज ध्यान रखने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब देखो प्राइवेट मेंबर्स बिल काफी न्यूज में है रिसेंटली। अभी बहुत सारे एमपीज ने प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट विंटर सेशन ऑफ 2025 और अभी जो बजट सेशन चल रहा है ऑफ 2026। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट प्राइवेट मेंबर बिल की डेफिनेशन बता रही है कि इज प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी हु इज नॉट ए मिनिस्टर। द पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो बिल लेके आ रहे हैं वो एमपी तो होने चाहिए बट ही शुड नॉट बी अ मिनिस्टर। मीन्स वो उस पर्टिकुलर पार्टी जो पावर में है उससे बिलोंग कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट से बिलोंग कर सकते हैं बट ही इज नॉट असाइंड एनी मिनिस्ट्री। ठीक है, देन इन दैट सिनेरियो द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्सन और एमपी विल बी द प्राइवेट मेंबर्स बिल। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो रिसेंटली पास हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। पहली बात ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको आप कॉमन सेंस से भी रॉन्ग कर सकते थे क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। तो जब भी ये क्वेश्चन 2017 में आया होगा तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई 1952 से हमारी पार्लियामेंट चल रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक
पहली बार प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ होगा फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है, रेयर चांसेस है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है। अब देखो फॉल्स है स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि जो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल था वो 1970 में पास हुआ था, रिसेंटली पास नहीं हुआ, लास्ट वाज पास्ड इन 1970। और लास्ट जो बिल पास भी हुआ था प्राइवेट मेंबर बिल, वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट की जो क्रिमिनल एपीलेट जुरिडिक्शन थी उनको एनलार्ज करने से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद अभी तक 1970 के बाद से टिल नाउ नो प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड, ठीक है। बहुत सारे इंट्रोड्यूस होते हैं हर पार्लियामेंट सेशन में, बट पास नहीं हुआ है। अब देखो प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड एक दो बातें और बताऊं तो अभी तक टोटल 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बीन पास्ड, ठीक है। अगर 1956 की ही हम बात करें तो 6 वर पास्ड इन 1956 इटसेल्फ, मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लोकसभा थी उसी टाइम अराउंड 6 पास हो गए थे। फिर 1970 के बाद से कोई पास नहीं हुआ है। क्या प्राइवेट मेंबर बिल से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के लिए भी प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और बाकी जो प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कि दोनों हाउसेज से, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, दोनों हाउसेज से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना, वो प्रोसेस सेम होगा। अब देखो मेंस राइटिंग में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड कुछ आपको लिखना हो, और उस कंडीशन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंट प्रोविजंस थे जो प्राइवेट मेंबर बिल्स के थ्रू आए थे। उनमें से एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट। पार्लियामेंट की अगर ट्रू प्रोसीडिंग्स को पब्लिश किया जाए तो उस कंडीशन में जो प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक प्राइवेट मेंबर बिल ही इंट्रोड्यूस हुआ था 1956 में, बट ये 1976 जो इमरजेंसी वाला सिनेरियो था तो इमरजेंसी के टाइम पे इसको रिपील कर दिया गया था। अगेन 1977 में फिर से बिल लेके आया गया, और फिर जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 1978 में तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको अंडर आर्टिकल 361A कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंसर्ट कर दिया गया था कि जो पार्लियामेंट की ट्रू प्रोसीडिंग्स हैं उनको अगर कोई प्रेस मीडिया पब्लिश कर रहे हैं तो उनको सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। दिस कैन अपीयर एज अ स्टेटमेंट इन द अपकमिंग एग्जाम्स। अब देखो रिसेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये सुप्रिया सुले जो एमपी हैं उन्होंने विंटर सेशन में लेके आई थी कि जैसे ऑफिस आवर्स के बाद अगर कोई काम होता है एम्प्लॉइज के बाद तो राइट टू इग्नोर, इसको हम आर्टिकल 21 से भी रिलेट कर सकते हैं। देन शक्ति सम्मान बिल, ये एआई ड्रिवन ऑडिट्स हैं वुमेन को इक्वल पे दिलाने से रिलेटेड, इसको आर्टिकल 39D डीपीएसपी से रिलेट किया जा सकता है। देन अभी एक रिसेंट में जो 2026 का जो बजट सेशन चल रहा है उसमें राइट टू रिकॉल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो हमारे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं वो लेके आए हैं। उनका पर्पज क्या है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एमपीज और एमएलएज हैं उनको मिड टर्म में ही रिमूव करने की पावर होनी चाहिए विद द पीपल। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी से रेलिवेंट है। लास्ट वीडियोस में मैंने एक बार बात करी थी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या क्या टूल्स होते हैं, तो जो राइट टू रिकॉल है वो भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही टूल है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल्स को पब्लिक बिल से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। देखो पहली बात तो जो पब्लिक बिल और गवर्नमेंट बिल, ये कोई भी जो मिनिस्टर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है। प्राइवेट मेंबर बिल एनी एमपी अदर देन अ मिनिस्टर। पब्लिक बिल और गवर्नमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो 7 डेज का नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए 1 मंथ का नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड होता है। अगेन पर्पज क्या है, गवर्नमेंट बिल है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड होगा, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो एक पर्टिकुलर, मान लो कोई पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, या फिर जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं या फिर इंडिपेंडेंट एमपीज हैं, उनके स्टांस को रिफ्लेक्ट करता है, उनके स्टैंड को रिफ्लेक्ट करता है कि एज ए एमपी वो जनता के लिए क्या प्रोविजंस चाहते हैं या फिर क्या लॉज चाहते हैं। डेज ऑफ डिस्कशन, तो पब्लिक बिल तो कभी भी डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो सिर्फ फ्राइडेज पे डिस्कस किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बिल्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है पास होने की, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है। दैट्स वाई 1970 के बाद अभी तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं किया गया है। अगर गवर्नमेंट बिल डिफीट हो जाए तो इट मे लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल अगर डिफीट हो जाए तो उसका गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, चाहे फिर वो जो मेजोरिटी पार्टी है या फिर जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसी के एमपी ने क्यों ना इंट्रोड्यूस किया हो, ठीक है। सो होप दिस प्राइवेट मेंबर वर्सेस पब्लिक बिल का डिफरेंस क्लियर है, और रिसेंट में क्या क्या प्राइवेट मेंबर्स बिल न्यूज में है, एंड दिस रिलेटेड क्वेश्चन वी डिस्कस। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भी एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, ठीक है। चारों क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं 2014 का क्वेश्चन। 2014 का क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस हैं वो कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए कि ये 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या हुआ था कि 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था ड्यूरिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट। फिर उन
उन एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस को बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया और उसी 10th शेड्यूल के प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 में भी मेंशन्ड है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। अब 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो प्रिवेंट कर सकती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन मान लो आपको ये स्टेटमेंट का आइडिया नहीं है तो होल्ड ऑन। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो ये एक्ट है ये अमेंड हो चुका है 5 टाइम्स, मान लो आपको ये भी आइडिया नहीं है तो होल्ड ऑन। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म है वो वेल डिफाइंड है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो मैंने पहले भी बोला कई बार, जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आए कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या जो पर्टिकुलर प्रोविजन की बात कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है। बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट्स के हायर चांसेस होते हैं रॉन्ग होने के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर एक डिटेल नहीं गिवन है ना। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो कितना पॉलिश्ड वे में लिखा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, मींस डिफाइंड ही नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और देखो आपको दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता था 1 और 2 के बारे में, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपने रॉन्ग मार्क करी एंड यू कैन इजीली अप्रोच टू द आंसर बाय एलिमिनेटिंग द थर्ड स्टेटमेंट। और देखो ये क्वेश्चन एकदम वैसा ही हो गया जो इस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड डिस्कस किया था, और यहाँ भी वही है कि सिंगल स्टेटमेंट पे पूरा आंसर रिलाई कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स का आइडिया आना चाहिए। एग्जामिनर का फोकस है यहाँ यहीं पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ए 1 और 2 ओनली। अब देखो 2022 का क्वेश्चन क्या है कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड ये क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि लॉ स्पेसिफाई करता है कि द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आफ्टर 6 months की बात होती है इस प्रोविजन में कि विद इन 6 months तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो प्रेसिडेंट ने 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया राज्यसभा में एंड विद इन 6 months ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, किसी भी पार्टी को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 months अगर वो करेंगे तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि लॉ में कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए डिफेक्शन केस को डिसाइड करने के लिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में भी बहुत बार पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पीकर को बोलते रहते हैं कि स्पीकर शुड डिसाइड विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम रिलेटेड टू द 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब कोई टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी 2 ओनली। नेक्स्ट है 2025 का क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं और पूछा गया है कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि जब भी 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन आता है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो मान लो ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, फिर भी आप कॉमन सेंस से इसको अप्रोच कर सकते थे। पहली बात तो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते, स्पीकर डिसाइड करते हैं। चलो आपको ये फैक्ट नहीं पता, बट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन होने लगा तब तो अपोजिशन को कोई एमपी बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये डिसीजन स्पीकर लेते हैं इंडिपेंडेंटली। सेकंड है देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो ये 2022 का अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किया था तो ये वाला प्रोविजन आपने देखा होगा, कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी स्टेटमेंट में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी मेंशन किया हुआ है ना ये वर्ड, तो सीधा सीधा है कि जो 10th शेड्यूल के प्रोविजंस हैं या फिर जो आर्टिकल 102 क्लोज 2 है उसमें जो प्रोविजंस हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी वर्ड मेंशन किया हुआ है। हम अभी देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तब। ठीक है, तो नो मेंशन का मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वर्ड इज मेंशन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आंसर इज डी, नीदर 1 और 2। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। देखो पहली बात तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, आर्टिकल 102 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 102 क्लोज 2 के अंडर। आर्टिकल 102 क्लोज 1 किसके बारे में बात करती है कि किसी एमपी ने मान लो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है, या फिर वो पर्टिकुलर एमपी अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो चुका है, मींस मेंटल कैपेसिटी उसकी ठीक नहीं है, या फिर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, उसके ऊपर कर्जा वर्जा है और उन्होंने अपना कर्जा क्लियर नहीं किया है, वो सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं इंडिया की, या फिर किसी दूसरे कंट्री की वॉलंटरीली उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है फॉरेन कंट्री की, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है कि पार्लियामेंट के किसी लॉ के प्रोविजन को वायलेट किया है, मींस पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड है। और यहीं से आता है आरपीए 1951 का जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस हैं वो। ठीक है, तो ग्राउंड ध्यान रहेंगे एज पर द आर्टिकल 102 क्लोज 1। अब देखो डिसीजन मेकर कौन होते हैं इस आर्टिकल के अंडर, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसके लिए प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे काम करना होता है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। और ये जो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस होती है वो एक तरह से बाइंडिंग एडवाइस होती है, ये भी एक कीवर्ड है बाइंडिंग। ठीक है, अब जो आरपीए की प्रोविजंस क्या है, यहाँ पे भी आरपीए के केस में भी डिसीजन मेकर कौन है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग एडवाइस है इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, अब ग्राउंड्स क्या है, मान लो कोई
पर्टिकुलर एमपी है उनको कन्विक्ट कर दिया गया किसी ऑफेंस के लिए फॉर मिनिमम 2 इयर्स, ठीक है, तो इमीडिएट सीट वैकेंट हो जाएगी उनकी। पहले क्या होता था, एक था आरपीए 1951 के अंडर ही सेक्शन 8(4), तो उस सेक्शन के अंडर 3 मंथ्स का टाइम मिलता था और जो एमपी होते थे वो अपील वगैरह कर सकते थे हायर कोर्ट्स में। लेकिन लिली थॉमस केस आया है, लिली थॉमस केस के बाद इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होता है अगर कन्विक्ट हो गए हैं 2 इयर्स के लिए, ठीक है। देन अदर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मान लो सोशल एंड इलेक्शन क्राइम्स, डोरी से रिलेटेड केसेस में कन्विक्शन है, सती, अनटचेबिलिटी, ब्राइबरी, और मान लो माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शन एक्सपेंसेस थे उनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया विद इन जो भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उन्होंने ले रखे हैं, या फिर किसी ऐसी कंपनी जिन पे गवर्नमेंट की शेयर है 25%, उसमें डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हैं, ठीक है, और या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस से उनको फायर कर दिया गया फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। तो ये प्रोविजंस हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझने की जरूरत है। बाय एंड लार्ज जितने भी मतलब खराब चीजें हैं ना, कोई भी ऑफेंसेस है ना, वो बाय एंड लार्ज इसके ग्राउंड्स हो जाएंगे, आरपीए के ग्राउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कन्विक्शन फॉर 2 इयर्स में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, लेकिन डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 102 क्लोज 2 10th शेड्यूल के प्रोविजंस क्या है, ग्राउंड्स हैं कि मान लो कोई भी पार्टी का एमपी है वो वॉलंटरली रिजाइन कर देते हैं अपनी पर्टिकुलर पार्टी से, या फिर वोटिंग करते हैं पार्टी विप के अगेंस्ट, या फिर वोटिंग करते ही नहीं है, अब्सटेन कर जाते हैं अगेंस्ट द पार्टी विप, ठीक है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। फिर फॉर इंडिपेंडेंट एमपीज, मान लो इंडिपेंडेंट एमपी हैं ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शंस। देखो लॉजिक को समझो, मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन जो जनता है ना, पब्लिक है, वो परेशान है सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई हमें तो इनमें से किसी को वोट नहीं देना, कोई इंडिपेंडेंट भैया खड़े हो रहे हैं तो वो कहेंगे कि चलो हम इंडिपेंडेंट भैया हैं इनको दे देते हैं वोट, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिया होगा और वो इलेक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद खुद थोड़े दिन बाद अगर वो कहते हैं कि भाई मैं तो इन्हीं का चचेरा मेरा भाई हूँ, मैं तो इन्हीं के साथ जाके समझौता कर लेता हूँ, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये तो धोखा हो गया ना जनता के साथ, ठीक है। तो ये लॉजिक है टू अंडरस्टैंड कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं इलेक्शंस के बाद तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फॉर नॉमिनेटेड एमपीज, मान लो नॉमिनेटेड एमपीज हैं, उन्होंने आफ्टर 6 मंथ्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये अभी हमने क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट देखी थी। तो देखो यहाँ पे इजीली पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है ना, ये प्रोविजंस आपने डिटेल में पढ़े होते तो 25 का क्वेश्चन इजी था, ठीक है, हो गया। अब देखो ये डिसीजन मेकर कौन है एंटी डिफेक्शन के केस में, 10th शेड्यूल के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा के केस में स्पीकर एंड राज्यसभा के केस में चेयरमैन, ठीक है। तो ध्यान रहेगा 2 डिसीजन मेकर्स हैं, प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर 10th शेड्यूल के केस में, बाकी दोनों केसेस हैं आरपीए का और जो हमारा ओरिजिनल जो फंडामेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आर्टिकल 1021 के अंडर प्रेसिडेंट। लेकिन जब प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग एडवाइस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। और दोनों के केस में चाहे तो डिसीजन स्पीकर का हो या फिर प्रेसिडेंट का डिसीजन हो, जुडिशियल रिव्यू दोनों के केसेस में एप्लीकेबल है, ये ध्यान। अब एक और चीज देखनी है कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो पहली बात तो एक पॉइंट ध्यान रखना है कि मान लो जो स्पीकर एंड चेयरमैन है वो अगर न्यूट्रल रहने के लिए रिजाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्पीकर एंड चेयरमैन का केस हो गया। सेकंड है पार्टी मर्जर। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटिव मेंबर्स अगर एग्री करें कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहा जाएगा। आपको महाराष्ट्र का केस पता होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है 2/3 मेंबर्स एग्री और डिफाइंग विप। देखो अभी जो हमने बात करी थी कि अगर जो भी पार्टी मेंबर है वो अगर विप को अलाइन नहीं होते हैं तो भी इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन मान लो जो विप है उन्होंने फॉरगिव कर दिया पर्टिकुलर कैंडिडेट को, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट ने वोटिंग नहीं की एज पर द पार्टी विप, ठीक है, लेकिन विद इन 15 डेज ड्यू टू सम कंसर्न पार्टी विप ने उनको फॉरगिव कर दिया कि चलो ठीक है आगे से ध्यान रखना ऐसा करके, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो नो डिस्क्वालिफिकेशन इन 3 क्राइटेरियाज। अब देखो एक चीज और, पार्टी स्प्लिट। अगर मान लो 1/3 ऑफ द मेंबर्स एक पर्टिकुलर पार्टी को छोड़ देते हैं, किसी दूसरी पार्टी से जाके मिल जाते हैं या फिर वो अपना अलग ही पार्टी बना लेते हैं, तो 2003 तक मीन्स जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे पहले तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे, लेकिन 2003 के बाद से ये क्राइटेरिया चेंज हो गया और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि जो अपडेटेड क्राइटेरिया है वो 2/3 मेंबर्स के मर्जिंग का है, तो 1/3 मेंबर स्प्लिटिंग ना वो क्राइटेरिया अब एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है जो इंपोर्टेंट केस लॉज हैं रिलेटेड टू 10th शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन। सबसे पहला है क्योतो होलोएन केस। उसमें देखो क्योतो
आंदोलन केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर एक तरह से ट्राइब्यूनल का काम करते हैं, और ट्राइब्यूनल के केस में हमें पता है कि अपील्स एप्लीकेबल होती हैं टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। तो बस यही पॉइंट था कि जुडिशियल रिव्यू अलाउड है स्पीकर के डिसीजन पे, ठीक है। बट हाँ, कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं हुई थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हायर कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठा के स्पीकर क्या करते हैं, दे सिट ऑन द पर्टिकुलर केस एंड डोंट टेक डिसीजन टू अवॉइड द इंटरफेरेंस ऑफ द जुडिशियरी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योतो आंदोलन केस में बोला था कि नो इंटरफेरेंस एंड स्पीकर्स फाइनल डिसीजन। अब देखो 2020 में एक फिर किशम मेघचंद्र केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिसीजन है ना वो रीजनेबल टाइम में दे देने चाहिए स्पीकर को, और उन्होंने बाय एंड लार्ज एक 3 मंथ्स की टाइमलाइन सजेस्ट की थी। ये अगेन सजेशन ही थी, ठीक है। देन 2023 में जब महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सुभाष देसाई केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर जो है वो एंटी डिफेक्शन या 10th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं उनको डिले नहीं कर सकते एज ए पॉलिटिकल टूल, ठीक है। बायस्ड मैनर में वो वर्क नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि यस कोर्ट कैन सेट अ डेडलाइन, ठीक है। बट अगेन जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें अभी तक कोई डेडलाइन नहीं है, और पार्लियामेंट ने अभी कोई डेडलाइन नहीं बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, these has been evolved as per the time. So hope anti-defection law और disqualification under various pillars is clear, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें जो फंडामेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस आर्टिकल के अंडर आता है 102 क्लोज 1। और अगर मान लो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉयल्टी मेंटेन करने वाली बात होती है तो ऑब्वियसली 10th शेड्यूल के अंडर आता है। और जनरल बिहेवियरल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, मोरलिटी वगैरह की बात आती है तो उनको आरपीए से डील किया जाता है, इतना ध्यान रखना। और ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, डिफेक्शन अंडर preventive detention is not a disqualification. So hope it's clear. Thank you.